हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड म्यूटेशंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मेंडल के जो भी क्रॉस हैं उनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉर्गन ने कैसे लिंकेज डिस्कवर किया और कुछ एडिशनल जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये सब चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर ली हैं। जो बच्चे लाइन टू लाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सीरीज वाइज सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। अगर किसी बच्चे के प्रीवियस सेशंस मिस हो गए हैं तो मैं कहूँगी पहले उन्हें देखें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जेनेटिक्स को जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंपली मीनिंग है कि कैसे डिसाइड होता है किसी भी स्पीशीज़ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए मेनली 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको पता है 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि जैसे हमारी हर सेल में 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम हैं, पी में 7 पेयर यानी 14 क्रोमोसोम्स हैं, ड्रोसोफिला में 4 पेयर यानी 8 क्रोमोसोम्स हमने पढ़े। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये फिक्स होता है और इन सभी क्रोमोसोम्स में से जनरली एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का और बाकी जो बचते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम XX, XY जैसे ह्यूमंस में हम पढ़ते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स में तो यही सिमिलर पैटर्न होता है, बट कुछ में आप इस टॉपिक में पढ़ोगे, कुछ में XY या XX की जगह क्रोमोसोम्स को ZZ या ZW से भी लिखा जाता है, जैसे कि बर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर हमें इसी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझना है। बट इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं बच्चों जहाँ पर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है भाई? जैसे कुछ क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज देखी गई हैं, कुछ लिजर्ड्स, टर्टल्स में ऐसा देखा गया है कि जब वो सब एग लेइंग है ना, रेप्टाइल्स हैं तो एग लेइंग ही होंगे, तो उनके एग्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड समझते हो? जैसे हम विविपैरस हैं तो हमारे में जेस्टेशन पीरियड होता है ना, प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ऐसे ही जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपना एग ले कर दिया। अब एग की जब हैचिंग होगी यानी उसमें से जब नया बर्ड या नया एनिमल निकलेगा, तो एग लेइंग से लेकर एग हैचिंग के दौरान जितने भी मंथ्स के लिए, वीक्स के लिए, डेज के लिए एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हुआ उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो उस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान एग हाई टेम्परेचर पे रहा, लो टेम्परेचर पे रहा, किस टेम्परेचर पे वो रहा, इससे ये डिटरमिन होगा कि एम्ब्रियो एक मेल बनाएगा या एक फीमेल। यस, इस तरह की स्पीशीज में एम्ब्रियो कुछ भी बना सकता है, मेल भी बना सकता है, फीमेल भी बना सकता है। हमारे में ऐसा थोड़ी ना है। हमारे में तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है कि XX है या XY है। अगर XX है तो फीमेल, अगर XY है तो मेल। लेकिन ये जो मैं आपको इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बता रही हूँ, इसमें एम्ब्रियो मेल या फीमेल कुछ भी बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ स्पीशीज में हाई टेम्परेचर से मेल, लो से फीमेल बनता है, कुछ में वाइस वर्सा भी होता है। तो उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। आपको मेनली यहाँ पर डिस्कस करना है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पहले आपको ये बताया है कि ये सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया किसने, कैसे डिस्कवर हुए ये सेक्स क्रोमोसोम। तो देखना, the mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. Very very important. Actually एक साइंटिस्ट थे बच्चों, हेनकिंग नाम के, वो इंसेक्ट्स पे कुछ स्टडीज कर रहे थे। हाँ दिया, ये रहा हेनकिंग, है ना। ये हेनकिंग क्या कर रहे थे? इंसेक्ट्स पर कुछ स्टडीज कर रहे थे और इंसेक्ट्स में ना ये स्पर्म फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो जब वो स्पर्म्स को माइक्रोस्कोप वगैरह से स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या देखा कि इंसेक्ट्स के स्पर्म में उनको एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ मिली, एक यूनिक सा वो मिला कि जब किसी भी मेल इंसेक्ट ही बनाएगा, बट ऑब्वियस स्पर्म तो इंसेक्ट्स में आपको पता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ना इंसेक्ट्स। कॉकरोच देख लो, ड्रोसोफिला देख लो, कोई भी देख लो। तो उन्होंने क्या देखा कि मेल इंसेक्ट में क्या था कि जो स्पर्म्स बने ना, उन स्पर्म्स में कुछ स्पर्म तो ऐसे थे जिनके पास ऑटोसोम्स तो थे ही, प्लस
एक क्रोमोसोम और था, और कुछ स्पर्म्स ऐसे थे जिनके पास ऑटोसोम जितने हैं वो थे, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं था। मतलब ये चीज़ कैसे समझाई उन्होंने कि वो उन्होंने ऐसा देखा इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कि 50% स्पर्म्स में जितने भी टोटल क्रोमोसोम उन्हें दिख रहे हैं, 50% स्पर्म में उन टोटल क्रोमोसोम्स पर एक क्रोमोसोम एडिशनल दिख रहा है, यानी ये वाला क्रोमोसोम। भाई देखा जाए तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम तो बराबर बराबर डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे में तो एक्स वाई होता है, तो ऑटोसोम्स तो होते ही हैं हमारे, और एक्स वाई क्रोमोसोम होता है मेल में। तो जब हमारे स्पर्म्स बनते हैं तो क्या होता है, ऑटोसोम आधे आधे हो जाते हैं, एक में एक्स चला जाता है, एक में वाई चला जाता है। तो 50% स्पर्म्स में एक्स, 50% में वाई। ये मत समझना कि ऑटोसोम होते ही नहीं है, ऑटोसोम तो हर जगह होता है, हम उनका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो सेम है, ठीक है। तो जब वो इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे ना बच्चों, तो इंसेक्ट्स में उनको क्या दिखा कि भाई दोनों में जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उनमें अगर इस वाले स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे तो दूसरे टाइप के स्पर्म में n+1 क्रोमोसोम था, यानी एक एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट था। हालांकि क्रोमोसोम वर्ड यूज नहीं किया था उन्होंने, क्रोमोसोम्स हेनकिंग भी उस टाइम पे रिसर्च कर रहे थे जब क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने देखा यार मुझे स्पर्म के न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कुछ स्पर्म्स में एडिशनली एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो उन्होंने उसको यूं ही नाम दे दिया, जैसे अपन किसी चीज को मान लेते ना एक्स, तो वैसे उन्होंने उसको नाम दे दिया एक्स, कि भाई ये कोई एक्स बॉडी है जो एडिशनली 50% स्पर्म्स में दिख रही है, 50% में नहीं दिख रही। बाद में कुछ दूसरे साइंटिस्ट को पता चला कि वो जिस एडिशनल बॉडी एक्स बॉडी की बात कर रहे हैं वो तो एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है, और एक्स बॉडी का ही नामकरण कर दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो हेनकिंग ने डिस्कवर की एक्स बॉडी, और लेटर ऑन इसी एक्स बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। इसलिए इस एक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई नाम पड़ गए, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं है अलग से, बस जैसे हम किसी चीज़ को एक्स कह देते हैं वैसे उन्होंने इसको एक्स कह दिया। तो बाद में जब मेल्स में, ह्यूमंस में और स्टडीज हुई, मेल्स में मिला कि यार यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक एडिशनल है, तो उसका नाम वाई दे दिया, ठीक है। बर्ड्स में कुछ दूसरे क्रोमोसोम मिले तो उसका नाम जेड दे दिया, ओके। इसलिए इस तरह से इनको नेमिंग कर दी गई। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि in fact the cytological observations made in a number of insects led to the development of concept of genetic basis of sex determination। देखो हेनकिंग ने कब रिसर्च की थी, 1891 में, है ना। तब तक क्रोमोसोम थोड़े ना डिस्कवर हुए थे, तो हेनकिंग 1900 के बाद डिस्कवर हुए थे क्रोमोसोम। तो हेनकिंग इन 1891 कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उन्हें न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिला all through spermatogenesis in few insects। आप अभी आगे पढ़ोगे कि सारे इंसेक्ट्स में X0 नहीं होता मेल में, ड्रोसोफिला में तो XY होता है ना, तो इसलिए अभी वो उन वाले इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जिनमें X0 डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा था, while 50% स्पर्म्स डिड नॉट रिसीव दिस स्ट्रक्चर। Henking gave a name to this structure as the X body, but he could not explain its significance। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में तो पता ही नहीं था ना, तो वो इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए, बस उन्होंने एक एक्स बॉडी डिस्कवर कर दी कि 50% स्पर्म्स में है और 50% में नहीं है, ठीक है। Further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of Hanking was in fact a chromosome, that is X chromosome। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया कि भाई ये तो क्रोमोसोम है जिसको वो एक्स बॉडी कह रहे हैं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में यही देखा गया, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में जो ये मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसको नाम दे दिया X0 टाइप, ठीक है। यहाँ पे जीरो का मतलब है कि एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे में ह्यूमन मेल्स कैसे होते हैं XY, इंसेक्ट्स में जो मेल इंसेक्ट होता है वो होता है बच्चों ऑटोजोम्स प्लस X0, ये जीनोटाइप हुआ मेल इंसेक्ट का। ऑटोजोम होंगे पेयर्ड और सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होना चाहिए, उसकी जगह मेल में अनपेयर्ड क्रोमोसोम है एक अकेला, और वो भी Y नहीं है X है, ठीक है। जबकि फीमेल इंसेक्ट में ऑटोजोम्स होंगे प्लस XX, सेम हमारी तरह जैसे होता है वैसे यहाँ पर पेयर्ड है सेक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना मेल इंसेक्ट्स में अनपेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और वो भी Y नहीं X होता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को नाम दिया गया X0 टाइप, जिसमें कि ऑल एग। अच्छा इसमें एक बात बताओ, स्पर्म में तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 50% स्पर्म्स जो हैं वो इस तरह के बनेंगे और 50% इस तरह के बनेंगे, तो 2 टाइप ऑफ स्पर्म बन रहे हैं क्या। जबकि यहाँ पर फीमेल जब एग बनाएगी तो फीमेल में तो सारे एग्स में ऑटोजोम आधे हो जाएंगे और दोनों में से एक एग्स आ जाएगा, तो एक ही टाइप का एग बनेगा ना, ओनली 1 टाइप ऑफ एग फीमेल इंसेक्ट में। जैसे ह्यूमन फीमेल में होता है, एग हो चाहे पोलर बॉडी हो, हमेशा उसके पास 22 प्लस एक्स आता है ना। तो इंसेक्ट्स में भी, चाहे इंसेक्ट्स में मेल इंसेक्ट एक्स वाई ना हो के X0 है, पर फीमेल XX की तरह XX ही है। और दूसरी बात कि जैसे ह्यूमंस में मेल 2 तरह के स्पर्म्स बनाता है, फीमेल एक ही तरह के एग बनाती है, इंसेक्ट्स में भी मेल इंसेक्ट 2 तरह के स्पर्म बनाएगा, फीमेल एक तरह के एग बनाएगी। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स को या केसेस को कहते हैं बच्चों मेल हेटेरोगैमिटी, क्योंकि वो मेल और फीमेल में से वो कौन है जो हेटेरोगैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। हेटेरोगैमीट्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो मेल है तो इसे आप कहोगे मेल हेटेरोगैमिटी। यानी इंसेक्ट्स में, ह्यूमंस में हम सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल हेटेरोगैमिटी के एग्जाम्पल हैं। अच्छा इंसेक्ट में अगर किसी के पास X0 की जगह मान लो XY है, अगर इंसेक्ट में ही किसी के पास XY है तो वो भी तो हेटेरोगैमिटी का ही एग्जाम्पल हुआ ना, मेल हेटेरोगैमिटी का ही एग्जाम्पल हुआ ना, क्योंकि उसमें आधे स्पर्म्स में X जाएगा और आधे स्पर्म्स में Y जाएगा, बिल्कुल हमारी तरह, है ना। तो कंफ्यूज मत होना अपनी नीट में, चाहे X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं हम, चाहे XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल अलग अलग है बट हेटेरोगैमिटी सेम है, मेल में होती है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। तो यहाँ लिखा है कि इनमें एग जो है उसमें X क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होगा बिसाइड द ऑटोजोम्स। हमेशा ध्यान रखो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। अच्छा इसमें आएगा आगे, ठीक है, यहीं पे पढ़ लेंगे। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बेयर द X क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। एग्स, अब इसमें कैसे डिसाइड होगा कि कौन मेल इंसेक्ट है कौन फीमेल इंसेक्ट है, बहुत आसान है। देखो तुम इस तरह से एक चार्ट बना के भी समझ सकते हो कि अगर हम कह रहे हैं ये मेल इंसेक्ट है ये फीमेल इंसेक्ट है, ये रहे स्पर्म ये रहा एग, तो अगर ये वाला स्पर्म इस वाले एग से मिला तो XX साथ में आ जाएंगे, और अगर ये वाला स्पर्म एग से मिला तो X0 साथ में आ जाएगा। तो अगर X0 कंडीशन होती है तो वो एक मेल इंसेक्ट होगा, और अगर XX कंडीशन होती है तो सिंपली वो एक फीमेल इंसेक्ट बनेगा। तो इंसेक्ट्स में क्रोमोसोम टाइप ऑफ स्पर्म ही ये डिसाइड कर रहा है कि जो भी इंसेक्ट है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखना। एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन X क्रोमोसोम बिकम फीमेल, ठीक है, एंड इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव X क्रोमोसोम इट बिकम मेल, है ना। देखो स्टेटमेंट्स पढ़ के घूम मतलब उसमें तुम उलझ मत जाना। कोई भी स्टेटमेंट आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपको उसके पीछे छुपा कॉन्सेप्ट पता है। तो आप लोग क्या करते हो, स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हो, सोचते रहते हो और इसका क्या मीनिंग है, आपको खुद फ्रेम करने आने चाहिए दिमाग में। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपसे कोई कुछ भी कैसे भी बोले कि बताओ एक्स वाला स्पर्म अगर एक्स वाले एग से मिलेगा तो कौन सा इंसेक्ट बनेगा, सीधी सी बात है भाई फीमेल इंसेक्ट बनेगा। अगर जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वो वाला स्पर्म एक्स वाले एग से मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल इंसेक्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आएगी जेनेटिक्स। ठीक है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरली तो हम यही बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम है, मतलब मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है। बट अगर मैं तुमसे इंसेक्ट में पूछ लूँ कि बताओ मेल इंसेक्ट के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल इंसेक्ट के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो बट ऑब्वियस जितने भी क्रोमोसोम मेल इंसेक्ट के पास होंगे, जितने भी क्रोमोसोम फीमेल इंसेक्ट के पास होंगे, मान लो फीमेल इंसेक्ट 2n है तो मेल इंसेक्ट में क्या होगा 2n-1 होगा क्या। अगर मान लो फीमेल में 10 क्रोमोसोम है तो 10 क्रोमोसोम का मतलब 5 पेयर, 5 पेयर में से 4 पेयर ऑटोसोम के, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। यहाँ पर भी 4 पेयर तो ऑटोसोम्स के होंगे पर एक अकेला होगा सेक्स क्रोमोसोम, तो 4 पेयर मतलब 8 + 1 9। तो अगर यहाँ 10 क्रोमोसोम है तो यहाँ 9 होंगे, यहाँ 12 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ 11 होंगे,
यहाँ 20 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ 19 होंगे, है ना। तो दोनों में अनइक्वल होगा, जिसमें से मेल में फीमेल का एक कम होगा, क्योंकि इंसेक्ट्स जनरली डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिप्लॉयड नंबर से ही बताया है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में, अच्छा अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स में 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चों। ज्यादातर इंसेक्ट्स में तो X0 टाइप का है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में। ड्रोसोफिला में अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल हमारी तरह XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। लेकिन अगर तुम हनी बी में देखोगे ना, हनी बी भी तो इंसेक्ट ही है, अगर तुम हनी बी में देखोगे तो अभी आगे आएगा, इनमें सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड नहीं होता कि मेल है या फीमेल, बल्कि इनमें इस बात से डिसाइड होता है कि जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अगर वो हैप्लॉइड है तो वो एक मेल बनता है, अगर वो डिप्लॉइड है तो वो एक फीमेल भी बनता है ना। ये हमने थोड़ा सा, जब मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आइडिया दे रही थी, तब मैंने कहा था कि जैसे प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस होता है वैसे एनिमल्स में भी होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है हनी बी। अभी इसी टॉपिक में हम आगे इसको समझेंगे, ठीक है, क्लियर। Due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designated as sex chromosome and the rest of the chromosome were named as autosomes, ठीक है। but not only X, Y को भी sex chromosome ही कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में आपकी बुक में एग्जांपल दिया है बच्चों ग्रास हॉपर। आप PYQs करोगे उसमें आपको बार बार ऑप्शंस में ग्रास हॉपर मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, तो उल्टा फुल्टा मत कर देना। ग्रास हॉपर को ड्रोसोफिला के साथ मत डाल देना। ग्रास हॉपर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल हैज ओनली 1 X besides the autosome, whereas female have a pair of X chromosome besides the autosomes. Autosomes तो हमेशा होंगे ही होंगे, ठीक है। देन आगे क्या दिया है भाई, आगे दिया है यहाँ पर, एक मिनट रुकना जरा, इसको हम जरा सा करेक्ट कर देते हैं। इसको अगर आपको हेप्लॉइड नंबर से पूछ लें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मेल में n नंबर बताया, आपको फीमेल में निकालना है तो n+1 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। बाकी अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखने हैं तो आप ऐसे याद रखो कि इसको याद रखो 2n-1 से, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखने हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, ये मैंने उस रेफरेंस में लिखा था। अगर गैमीट्स के रेफरेंस में देखें तो n और n+1 कह सकते हैं, क्योंकि अगर गैमीट में, मेल गैमीट में हम बोल रहे हैं, या चलो इस चीज़ को तुम उलझ जाओगे, इसको छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। नाउ दीज ऑब्जर्वेशंस लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर इंसेक्ट्स के अलावा औरों पे भी रिसर्च शुरू हुई। इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स, लिखा है, हाईलाइट करो, इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता बच्चों से XY, लगभग ज्यादातर मैमल्स में होता है। एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मेन, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव, हमारे में मेल हो चाहे फीमेल, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ऐसा नहीं एक में 2n है तो एक में 2n-1 होगा। अमंग द मेल्स एन X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर। देखो याद रखना, Y क्रोमोसोम X से छोटा होता है हमेशा। ह्यूमन में जब हम XY ड्रॉ करते हैं ना तो X को ऐसे बनाते हैं, Y को ऐसे बनाते हैं, तो Y स्मॉलर है और इसी को का नाम दिया गया Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम को स्टीवंस ने डिस्कवर किया था बाद में, X को हेनकिंग ने किया, Y को स्टीवंस ने किया, ठीक है। फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, both male and female bear same number of autosome, hence the male have autosome plus XY, female have autosome plus XX। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ऑटोजोम प्लस XY, और फीमेल में आप ऐसे लिख सकते हो ऑटोजोम प्लस XX, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला, आ गया ना, इन ह्यूमन बीइंग, कहाँ गया, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला the male have 1 X and 1 Y chromosome whereas female have a pair of X chromosome besides autosome, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बींग्स में हमको सेक्स डिटर्मिनेशन को दिखाना है तो क्या हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये मेल है 44 प्लस XY, ये फीमेल है 44 प्लस XX। यहाँ पर स्पर्म बनेंगे तो 50% स्पर्म्स में X आएगा, 50% में Y आएगा। एग हमेशा सेम टाइप के बनेंगे, तो गर्ल होगा या बॉय ये डिपेंड करेगा अगेन टाइप ऑफ स्पर्म पे, ठीक है, जैसे इंसेक्ट्स में कर रहा था। बट फर्क इतना है, वहां पर 50% इंसेक्ट्स में सेक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, यहाँ पर 50% इंसेक्ट्स में X की जगह Y सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया। देन और क्या लिखा है यहाँ पर, इन द अबव डिस्क्रिप्शन
In the above description, you have studied about two types of sex determining mechanism. आपने X0 type पढ़ा, आपने XY type पढ़ा, but in both cases, very very important, male produce two different type of gamete, either with or without X chromosome. Gamete तो दो ही तरह के बन रहे हैं तब भी, है ना? Some gamete with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination, इसमें क्या हुआ बच्चों? अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, उसमें ए और बी पॉइंट दे दिया इन्होंने, ठीक है. सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिजाइन टू बी द एग्जाम्पल ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेल हेटेरोगैमिटी. तो डू रिमेंबर X0 हो चाहे XY टाइप हो, दोनों को ही मेल हेटेरोगैमिटी में रखा गया है. यानी ड्रोसोफिला हो चाहे ग्रास हॉपर हो चाहे मैमल्स हो ह्यूमन्स हो, सब मेल हेटेरोगैमिटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, अच्छा अब इन्होंने ये वर्ड यूज किया है तो आगे देखो कहीं फीमेल हेटेरोगैमिटी भी होगा, ये रहा. ये कैसे पॉसिबल है? हम कह रहे हैं कि फीमेल में दो टाइप के ओवम बन रहे हैं, दो टाइप के एग बन रहे हैं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा. तो यहाँ पर आता है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड्स का एग्जाम्पल, ठीक है. बर्ड्स में क्या होता है देखना जरा, आपकी बुक में ना एक फोटो दी है सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो देखो जरा इसमें क्या दिखाया है. ह्यूमन्स में मेल XY, देखो Y छोटा है ध्यान रखना, XX फीमेल में. ये किसका फोटो दिखाया है? ड्रोसोफिला का फोटो है ये. तो ड्रोसोफिला है तो X0 तो लिख नहीं सकते आप, तो ड्रोसोफिला में तो हमारी तरह XY और XX दिखाना पड़ेगा. आप चाहो तो साथ में एक ग्रास हॉपर की फोटो बना सकते हो, फोटो नहीं बनाओ तो सिर्फ नाम लिख लो. अगर ग्रास हॉपर का के लिए लिखूँ मैं, तो ग्रास हॉपर में मेल होता है X0, यहाँ पे कुछ नहीं है, और फीमेल होती हैं XX, ठीक है. तो ये तो हो गया फर्स्ट X0 टाइप, ठीक है. ये दोनों हो गए सेकंड XY टाइप, ठीक है. और ये जो है बर्ड्स में जरा ध्यान से देखना, इनमें मेल को ZZ दिखाया है. यानी वो वाली बात हो गई, मैं यहाँ XX लिख दूं, अब XX लिखते तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसको एक अलग सिंबल दे दिया ZZ. बर्ड्स में मेल होमोगैमेटिक है, सेम टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा, जबकि बर्ड में जो फीमेल है वो ZW है, एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम. तो अगर हम बर्ड्स में बात करें बच्चों, तो बर्ड्स में ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है. और ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है फीमेल हेटेरोगैमिटी का. फीमेल यानी बर्ड्स में फीमेल किसको बनाती है? दो तरह के एग्स बनाती है, जबकि इन दोनों ही केसेस में इन तीनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में मेल दो तरह के स्पर्म्स बना रहा था. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेल हेटेरोगैमिटी. कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? पढ़ते वक्त तो हम एक लय में एक धुन में पढ़ते हैं तो सब समझ में आता जाता है हमको, पर जब नीट में इससे क्वेश्चन बनकर आता है, MCQ बन के आता है, तो वहाँ पर सारी गाड़ी उलझ जाती है हमारी, है ना. इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ लिखा है कि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड. इन दिस केस यहाँ पर भी बर्ड्स में भी टोटल नंबर तो सेम है मेल और फीमेल में, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो सिर्फ X0 में अलग होता है, ठीक है. बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल. फीमेल यहाँ पर दो तरह के ओवम बनाएगी, दैट्स वाई इट इज फीमेल हेटेरोगैमिटी. In order to have a distinction with the mechanism, earlier mechanism, the two different chromosome has been designated to Z and W. XY XX बोलते तो फिर confusion हो जाता, ठीक है. In these organism, female have one Z and one W chromosome, while male have pair of homologous Z chromosome. यहाँ पे ZZ का पेयर है, हेमीजाइगस एलील नहीं है मेल में ZZ होमोजाइगस एलील्स या हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी बिसाइड्स द ऑटोजोम. तो अगर इसको हम चार्ट के थ्रू बताएं तो ऐसा चार्ट बनेगा क्या? मेल में सेम टाइप ऑफ स्पर्म, फीमेल में टू टाइप ऑफ एग. तो हु विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चिक्स? यानी बर्ड्स के बच्चे होते हैं उनको चिक्स ही तो कहते हैं, कि मेल होगा या फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग विच फ्यूज विद स्पर्म. जस्ट उल्टा हो गया हमसे, है ना, कि अगर A+Z वाले स्पर्म को A+Z वाला ओवम मिला तो ZZ यानी फीमेल बर्ड मत कर देना, मेल बर्ड. अगर Z वाले स्पर्म को W वाला ओवम मिला तो ZW में मेल नहीं बनेगा, बर्ड्स में फीमेल बनेगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, ठीक है ना. ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जल्दीबाजी में वहां पर. क्लियर? तो बर्ड्स में, ह्यूमन्स में, सब में सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ गया.
अब ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन पे फिर से एक पैराग्राफ है, हालांकि बातें वही की है जो हम समझ चुके हैं. इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट द सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप. आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 आर एग्जैक्टली सेम, जिनको कहा जाता है ऑटोसोम. A pair of X chromosome in female while XY in male. During spermatogenesis, but obvious 2 type of sperms बनेंगे. 50% sperms में X होगा, 50% में Y होगा. सब कुछ वही है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, ऑटोजोम्स तो होंगे. हर जगह देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है बिसाइड्स द ऑटोजोम, कि तुम सेक्स क्रोमोसोम को पढ़ते पढ़ते ऑटोजोम मत भूल जाना. ऑटोजोम नहीं गए गैमीट में तो फिर बच्चे में कहाँ से जाएंगे. तो क्रोमोसोम तो सारे के सारे ही इनहेरिट होंगे. ठीक है. फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम. सो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग ईदर X और Y. इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद X तो जायगॉट बनेगा फीमेल, और इफ Y तो जायगॉट बनेगा मेल. ठीक है. Thus it is evident that कौन डिसाइड करता है ह्यूमंस में सेक्स ऑफ द बेबी? इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीखा था वो बात फिर से कही है कि इंडिया में हमारी सोसाइटीज़ में जनरली अगर किसी के बॉय नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लोग बॉय को ज़्यादा चाहते हैं भाई, गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते. हालांकि अब बहुत मेंटालिटी सुधर गई है, जेंडर इक्वलाइजेशन आ गया, अब लोग बेटियों को भी उतना ही मानते हैं इक्वली. बट फिर भी अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा है कि अगर उनको लड़का चाहिए और लड़की नहीं चाहिए, तो अगर मान लो उस कपल की लड़की होती जा रही है तो वो उसके लिए मदर को ब्लेम करते हैं. आप देखना, अगर कभी आपकी किसी ऐसी फैमिली से हो तो वहाँ पे वो मदर को अननेसेसरी दवाइयाँ दिलाते रहते हैं कि तुम्हारे जिससे लड़का हो जाए, है ना, मदर को ब्लेम करते हैं. जबकि साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि भाई मदर तो कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मदर में तो जब भी एग बन रहा है, जब भी ओवम बन रहा है, वो एग्स ही कैरी कर रहा है. देखा जाए तो फादर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि फादर में भी दोनों तरह के स्पर्म बने हैं हर बार. 50% स्पर्म में एक्स है, 50% में वाई है. तो ये तो वो स्पर्म है जो रेस जीतेगा. जिस भी स्पर्म ने रेस जीती वही डिसाइड करेगा कि बॉय है या गर्ल. अगर एक्स वाले स्पर्म ने जीती तो बॉय, अगर वाई वाले स्पर्म ने जीती, मैंने उल्टा बोल दिया, अगर एक्स वाले स्पर्म ने रेस जीती तो एक्स से गर्ल, अगर वाई स्पर्म ने रेस जीती तो एक्स वाई से बॉय. ठीक है. तो इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी. अच्छा, ये भी याद रखना बच्चों, अगर हम इस तरह से क्रॉस बनाएं तो ये क्रॉस क्या कहता है? जैसे मेंडल में हम रेशो निकालते थे, हर बार 1:1 का रेशो है. हर बार 50% चांसेस हैं गर्ल चाइल्ड हो सकता है, 50% चांसेस हैं फीमेल चाइल्ड हो सकता है. ऑलवेज इक्वल प्रोबेबिलिटी. ऐसा नहीं कि पहली बार लड़की हो गई तो अगली बार लड़का होगा, ऐसे नहीं है ये. हर बार 50% चांसेस होते हैं लड़की होने के, 50% चांस होते हैं बॉय होने के. सो इट इज एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी. ये याद रखना आप, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड. It is unfortunate that in our society, women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. तो हम कहीं भी ऐसा कुछ देखें तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझाएं कि एक्चुअली में सही चीज़ क्या है. ना भी समझे तो कहीं तो उनके दिमाग में एक पॉइंट जाएगा कि यार साइंस का बच्चा कह रहा है तो शायद कुछ तो सही कह रहा होगा, है ना. कुछ लोग तो साइंस को भी नकार दें, बोले नहीं भाई हमें नहीं समझ आता ये सब, तो फिर बात अलग है. ठीक है. कहने को 21वीं सदी में रह रहे हैं बच्चों हम, बट अभी भी बहुत सारी जगह लोगों में बहुत सारे मिथ्स, मिसबिलीव्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, है ना. तो हमारा तो एज एन एजुकेटेड पर्सन ये ड्यूटी बनती है कि हम कहीं कुछ ऐसी चीज़ गलत देखें जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वी शुड. ठीक है. चलो भाई, नाउ अब इसमें लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इस वाले टॉपिक में लास्ट में हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन बताया. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखना ज़रा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट. हनी बी में क्या होता है भाई? एक्स या वाई जैसा कुछ नहीं होता है इनमें सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं. हाँ, इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि हनी बी में मेल सारे के सारे बच्चों हैप्लॉइड हैं और फीमेल सारी डिप्लॉइड हैं. यानी जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अगर वो डिप्लॉइड है तो ही फीमेल हनी बी में बदलेगा. अगर मेल है अगर हैप्लॉइड है वो, तो वो मेल हनी बी डेवलप होगी उससे. इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को कहते हैं बच्चों हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन.
ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, पहले ज़रा समझना ऐसा क्यों हुआ, कैसे डिसाइड हुआ। पहले तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम एन एम्ब्रियो कैसे हो सकता है। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट से बना है, जाइगोट बनता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, तो वो तो हमेशा 2n होता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, एम्ब्रियो नहीं होता n, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता यहाँ पर n, बल्कि एक दूसरे प्रोसेस से बनता है जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखो इस चार्ट से समझना कि हम कह रहे हैं कि मेल हनी बी n होता है और फीमेल हनी बी 2n होते हैं। हनी बी की स्पीशीज में है ही ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो मेल जब स्पर्म बनाएगा, स्पर्म अब n/2 तो हो नहीं सकते, n तो सबसे छोटी यूनिट है, तो n स्पर्म्स बनाने के लिए खुद भी n है, तो पहली बात तो इसको माइटोसिस करने पड़ेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जिन स्पीशीज में मेल हैप्लॉइड और फीमेल डिप्लॉइड होती हैं, जैसे कि हनी बी, उनमें मेल मियोसिस नहीं करते स्पर्म बनाने के लिए, बल्कि सिंपली जो सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करती जाती हैं और स्पर्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, फीमेल में तो मियोसिस ही होगा, फीमेल में तो एग बनाने के लिए फीमेल 2n है, एग n बनाना है तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है भाई। अब देखना अब क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता है हनी बी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, अगर आपने सुना हो कभी, ये तो सबको पता है कि हनी बी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, यानी कि हनी बी में डिसाइडेड होता है कि किस हनी बी को क्या करना है, सबकी जिम्मेदारी यहाँ बटी हुई होती है। तुम अगर किसी भी एक हनी बी के छत्ते को, एक हाइव को देखोगे ना, बी हाइव को, तो उस हनी बी के छत्ते में एक तो रानी मधुमक्खी होती है जिसको बोलते हैं क्वीन बी, ठीक है, और बाकी जितनी भी बीज हैं उनमें से कुछ मेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, ठीक। जो मेल्स होते हैं उन सबको कहते हैं ड्रोन। हमेशा ध्यान रखना, हनी बी में मेल हनी बी को बच्चों ड्रोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोन्स, क्योंकि ये ड्रोन्स की तरह उड़ेंगे, अभी आप देखना, ओके। एंड जो फीमेल हनी बीज हैं उनमें से मैंने तुम्हें कहा एक तो क्वीन है, और बाकी की जो फीमेल हनी बीज है ना, उनका काम होता है जगह जगह से फूलों से नेक्टर वगैरह इकट्ठा करके लाना और शहद बनाना। ये जो शहद बनाना, फूलों से नेक्टर इकट्ठा करने वाला काम है ना, ये उस छत्ते में प्रेजेंट बाकी की फीमेल हनी बीज करती हैं। उन बेचारी हनी बीज का नाम है वर्कर बीज, ठीक है। और उन्हें क्यों ये काम दिया गया? क्योंकि वो बच्चों स्टेराइल होती हैं। वो जो बाकी की फीमेल बीज है ना, मेल की बात नहीं कर रही मैं, मेल तो सारे फर्टाइल हैं, फीमेल हनी बीज में सिर्फ एक छत्ते में एक ही फीमेल हनी बी फर्टाइल होती है, जिसको रानी बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। बाकी की सब इनफर्टाइल होती हैं, जिस भी वजह से उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होते या वो गेमीट नहीं बनाती, यानी दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो वो उनका काम होता है जगह जगह से नेक्टर इकट्ठा करना, शहद बनाना, मोम बनाना, ये सब उनका काम है, ठीक है। उनको कहते हैं वर्कर बीज। तो ध्यान रखना, हनी बी में वर्कर बीज हमेशा फीमेल बीज होती हैं, स्टेराइल फीमेल बीज को वर्कर बीज कहते हैं, ठीक है। तो एक बात तो तुम्हें ये समझ में आ गई कि किसी भी हनी बी में, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, 3 तरह की बीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो होती है फीमेल में 2 तरह की, क्वीन और वर्कर। तो वर्कर हमेशा फीमेल होगी, और जो मेल होते हैं उनको कहते हैं ड्रोन, ओके। अब आगे समझना, अब क्या होता है, जो वर्कर बीज है उनको तो कोई लेना देना ही नहीं रिप्रोडक्शन से, वो तो अपना काम करती रहती हैं। जो क्वीन बी होती है ना, उस क्वीन बी में वो धीरे धीरे उसमें एग्स बनते रहते हैं, फीमेल गैमीट बनते रहते हैं। जब खूब सारे फीमेल एग्स बन जाते हैं उसमें क्वीन बी में, तो वो ना उस छत्ते को छोड़कर एक उड़ान भरती है। बाकी वो कभी छत्ते से बाहर नहीं निकलती, वो हाइव से सिर्फ एक ही बार बाहर निकलती है और वो खूब ऊंचा उड़ती है। उसको कहते हैं नुप्टियल फ्लाइट। नुप्टियल वर्ड आता है कॉपुलेशन के रेफरेंस में, मैंने बताया था ना फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड, न्यूप्टियल पैड, तो उसको कहते हैं न्यूप्टियल फ्लाइट। और जब वो क्वीन भी उड़ती है तो जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो सब देख लेते हैं कि अरे क्वीन भी उड़ रही है, उसके पीछे पीछे एकदम, आपने कभी देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता एकदम घूमता हुआ सा, उड़ता हुआ सा निकल जाता है। हम छेड़ते हैं तब अलग बात है, वैसे अपने आप भी है ना। तो वो उनकी नुप्टियल फ्लाइट होती है, जिसमें एक क्वीन बी के पीछे खूब सारे ड्रोन्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो जो क्वीन बी उड़ रही है और खूब सारे ड्रोन्स उसके पीछे हैं, तो उनमें से कोई भी ड्रोन एक क्वीन बी को कॉपुलेट कर देता है, उस क्वीन बी को कॉपुलेट कर देता है और अपने स्पर्म्स उस क्वीन बी की बॉडी में डाल देता है, ठीक है। अभी नए बच्चे नहीं हुए, अभी नई बीज नहीं आई। अब वो क्वीन बी वापस उस छत्ते में कभी लौट के नहीं आती, वो उस हाइव में नहीं आती। उसकी एक और जिम्मेदारी है कि उसको एक नई जगह हाइव बनाना है। तो वो क्वीन बी किसी भी एक नई जगह जाकर वहाँ पर एक नया हाइव बनाना शुरू करती है, मतलब रहना शुरू करती है। फिर आसपास के बीज वगैरह वहाँ पर और आ जाएंगे। अब देखना उसमें क्या होता है, या मान लो उसको एक छोटा सा कोई हाइव जैसी कोई चीज़ मिल गई जहाँ पर वो जाकर रह रही है। उसकी बॉडी में एग्स थे और स्पर्म्स थे।
अब वो जो क्वीन बी है ना बच्चों, वो क्या करती है, धीरे धीरे हर दिन कुछ एग्स को रिलीज करती है अपनी बॉडी से। सारे एग्स एक साथ रिलीज नहीं करती, एक क्वीन बी में जो भी एक नंबर ऑफ एग्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे नंबर ऑफ एग्स उसने बनाए थे तो पहले तो वो अनफर्टिलाइज थे और उसकी बॉडी में खूब सारे स्पर्म पड़े हैं, वो स्पर्म उन एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस क्वीन बी की बॉडी के सारे एग्स फर्टिलाइज हो जाएं, बल्कि उस क्वीन बी की बॉडी में कुछ एग्स तो फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म्स से और कुछ एग्स अनफर्टिलाइज्ड भी रह जाते हैं। पर क्वीन बी को क्या पता कौन सा फर्टिलाइज है कौन सा अनफर्टिलाइज है। तो क्वीन बी जैसे जैसे एग लेइंग करती है ना, उसमें दोनों तरह के एग्स निकलते हैं। कुछ एग्स तो होते हैं जो फर्टिलाइज हो चुके हैं, दीज आर द फर्टिलाइज्ड एग्स, और कुछ एग्स ऐसे निकलते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड ही रह गए। समझ गए आप बात? तो जैसे ही वो एग्स दोनों तरह के बाहर निकलते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उसको तो मैं जायगॉट कहूंगी, वो जायगॉट डिवाइड करना शुरू कर देगा और बट ऑब्वियस वो फर्टिलाइज्ड है तो वो 2n एम्ब्रियो बनाएगा, तो उससे तो बनेगी फीमेल हनी बी। ठीक है, लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रह गए हैं ना, कैसे एग्स, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रह गए हैं जिनको स्पर्म ने फर्टिलाइज ही नहीं किया था, अनफर्टिलाइज्ड एग्स डू पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है विदाउट फ्यूजन न्यू जनरेशन को बनाना। तो अगर कोई और स्पीशीज होती तो अनफर्टिलाइज एग्स खत्म हो जाने चाहिए थे, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में अगर कोई एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाता है, बट हनी बी में या और भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मेल वैस्प होता है, कुछ मेल इंसेक्ट्स, जहाँ पे भी आप ऐसा देखना, कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनमें मेल हैप्लॉइड है फीमेल डिप्लॉइड है, उन सब इंसेक्ट्स में यही मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये भी डिवाइड करने लगता है बिल्कुल फर्टिलाइज्ड एग की तरह। और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग भी डिवाइड कर रहा है तो वो जो मास ऑफ सेल्स बनेगा उसको मैं एम्ब्रियो तो बोल ही सकती हूँ, चाहे से ये जायगोटिक एम्ब्रियो नहीं है, जायगोट से नहीं बना ये एम्ब्रियो, लेकिन ये डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स तो है ही, और क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है तो ये तो एन होगा। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो है वो तो अपने आप मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह का जो एम्ब्रियो है वो अपने आप फीमेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है ये? प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो पर, प्लॉइडी ऑफ एग पर। अगर फर्टिलाइज्ड एग है 2n होगा तो उससे फीमेल हनी बी बनेगी, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि n होता है तो उससे आगे जाकर एक मेल हनी बी बनेगा। तो उस नई जगह पर जहाँ क्वीन बी पहुंची थी उसने एग्स देने शुरू किए, एग डेवलप होने शुरू किए, और उन एग्स से मेल भी बने फीमेल भी बने। ठीक है, खूब सारे मेल फीमेल बन रहे हैं धीरे धीरे। ये वाली क्वीन बी जनरली कुछ दिनों बाद मर जाती है, और वो जो नए मेल फीमेल बन रहे हैं ना बच्चों, उनमें से क्या होता है, मेल तो सारे फर्टाइल हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल में किसी एक ही को फर्टाइल बनाना है तो शुरू में ना क्वीन बी मरने से पहले एक रॉयल जेली सिक्रीट करती है। वो रॉयल जेली इतने ही अमाउंट में होती है कि उस पर कोई एक ही एग फीड कर पाता है, फीमेल वाला। ठीक है, तो जो फीमेल उस रॉयल जेली पर फीड करती है ना, वो आगे जाकर क्वीन बी बनती है। ठीक है, और बाकी की जो फीमेल बीज हैं वो स्टेराइल रह जाती हैं, क्योंकि उस रॉयल जेली की वजह से ही उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिकली कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या एक अलग साइंटिस्ट थे, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया था, प्रूफ किया था कि इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर हनी बी में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी है, मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं किया ऐसा क्योंकि रॉयल जेली को एक ही बी ने फीड किया और किसी को नहीं मिली। ठीक है, बट हमें उस डिटेल में नहीं जाना, हमारी एनसीईआरटी में तो ये सब भी नहीं है, वो तो मैंने आपको जस्ट बता दिया। ओके, आपको तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है इस पूरे मैकेनिज्म में कि फर्टिलाइज्ड एग से बनेगी फीमेल हनी बी क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग होगा डिप्लॉइड, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगी मेल हनी बी क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग होगा हैप्लॉइड। ठीक है, सीधी सी बात है। मेल हनी बीज ड्रोन है, ड्रोन हमेशा फर्टाइल होते हैं। फीमेल हनी बीज जो बनेंगी उनमें से एक होगी क्वीन और बाकी सारी होंगी वर्कर। क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आपकी एनसीईआरटी में इस चीज़ को कैसे बताया है बच्चों? अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, हनी बीज में 2n की वैल्यू है 16, एक सेकेंड, 2n की वैल्यू होती है 16, तो बटा सॉरी 16 नहीं 32, तो n की वैल्यू होगी 16। हमेशा याद रखो 16 32। ठीक है, 16 और 32 का आंकड़ा होता है यहाँ पर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, आपकी बुक में इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल सा चार्ट दिया है, इसमें थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर लो आप, कि ये कह रहा है कि फीमेल पेरेंट है, इसने मियोसिस करके फीमेल गैमीट बनाया। ठीक है, मेल पेरेंट है, इसने माइटोसिस करके स्पर्म बनाए, दिस इज स्पर्म,
दिस इज एग। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे दिखाना चाहिए था कि अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाए, ये खुद थोड़ा बनाएगा, स्पर्म से डायरेक्टली फीमेल थोड़ी ना बनेगी। अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाए तो फीमेल बनेगी, दैट इज 32 क्रोमोसोम्स के साथ, यानी 2n फीमेल हनी भी होगी। और अगर एग अकेला, मतलब जैसे इसको हमने वहां फ्यूज कर दिया ना, तो आप इसको दिखा सकते हो कि अगर एग अनफर्टिलाइज्ड रह गया है, इसका फ्यूजन नहीं हुआ, तो फिर ये एक मेल हनी भी बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स में भी तो यही होता था बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस भूल गए क्या तुम? एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, पार्थेनोकार्पी नहीं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता था कि वो जो फीमेल गैमीट है उसने वेट किया, अगर मेल गैमीट नहीं आया, बस वहां पर ये होता था कि फीमेल गैमीट भी 2n होता था, है ना। मेल गैमीट नहीं मिला तो वो डिवाइड करना शुरू कर देता था, एम्ब्रियो बना देता था, और फिर सीड बन जाता था, फ्रूट बन जाता था, और उससे नया प्लांट बन जाता है। और नया प्लांट बिल्कुल पेरेंट प्लांट का आइडेंटिकल होता है, ठीक है। और यहाँ देखो कितनी अजीब बात है, तुमने देखा कि है तो ये फीमेल गैमीट, बट ये डेवलप हो रहा है एक मेल हनी बी में, है ना। देखा जाए तो फीमेल गैमीट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है तो एक फीमेल हनी भी बननी चाहिए, फीमेल से फीमेल बननी चाहिए। हमारे में ऐसा हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम XX से XX ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम से डिसाइड नहीं हो रहा बच्चों, प्लॉइडी से डिसाइड हो रहा है। अगर ये 16 क्रोमोसोम वाली सेल फीमेल गैमीट, क्योंकि हैप्लॉइड है ना, अगर बिना फ्यूजन के डिवाइड करना शुरू कर देगा तो ये हैप्लॉइड ही रह जाएगा, और अगर ये हैप्लॉइड ही रह गया तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू मेल। चाहे से ये एम्ब्रियो जाइगोटिक एम्ब्रियो नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस से बना है, बट दिस विल बी, इट इज हैप्लॉइड, सो इट विल डेवलप इनटू अ मेल हनी बी, डू रिमेंबर, ठीक है क्या। तो यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं एनसीईआरटी में। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम an individual receives, an offspring formed from the union of a sperm and egg। अगर स्पर्म और एग का यूनियन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फीमेल बनेगा। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल, फीमेल से मेल बन रहा है अगर वो अनफर्टिलाइज्ड रह गया है एग तो, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ बच्चों कि हनी बी में जो मेल हनी बी होते हैं उनके फादर ही नहीं होते, कह सकते हैं ऐसा? देखो जरा, फीमेल हनी बी के तो फादर मदर दोनों हैं, वो तो फ्यूजन से बना है। मेल हनी बी तो यूं ही बन गया, तो मेल हनी बी और बना भी किससे? फीमेल गैमीट से, उसकी मदर तो है बट फादर नहीं है, ठीक है। ध्यान रहेगी क्या ये बात आप लोगों को? तो यहाँ लिख रहा है दिस मीन, अच्छा ये इसको हाईलाइट कर देना, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ओके। तो इसका मतलब यहाँ लिखा है मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देन फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं विद 32 क्रोमोसोम, जबकि मेल हैप्लॉयड होते हैं विद 16 क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुए इसके? पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हुआ भाई कि इनमें मेल्स जो हैं वो स्पर्म्स बनाने के लिए माइटोसिस करते हैं, मियोसिस की जरूरत ही नहीं है, ओके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि इनके फादर नहीं होते, आ गया ना, मेल्स के फादर ही नहीं होते हनी बीज में, एंड दस कैन नॉट हैव सन। इसका क्या मतलब है भाई? फादर नहीं है तो सन भी नहीं है ना। आप कोई भी मेल हनी बी को देखो, उसके कभी सन हो सकता है क्या? मेल हनी बी जो स्पर्म है वो खुद तो पार्थेनोजेनेसिस कर नहीं सकता, है ना। स्पर्म को तो हमेशा एग से फ्यूज होना पड़ेगा, और अगर फ्यूजन हुआ है तो डॉटर ही होगी, सन कभी होगा ही नहीं। तो कभी भी, मतलब कैसे भी बोल लो कि मेल का फादर नहीं होता या फादर का सन नहीं होता, ठीक है। लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें लगेगा तो थोड़ा फनी, लेकिन यहाँ लिखा है कि चाहे से फादर एंड सन रिलेशन नहीं है, बट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स होते हैं, इसका मतलब ये है बच्चों, देखना जरा इसको, कि भाई अब ये जो मेल हनी बी है और ये जो फीमेल हनी बी है ना, तो ये मेल हनी बी आगे जाकर अगली बार किसी फीमेल से रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अगेन डॉटर्स होंगी, है ना। तो इसके तो डॉटर्स होंगी, इसके तो सन नहीं होगा, तो इसके थ्रू तो कोई ग्रैंड सन नहीं होगा, यानी एक तरह से पोता नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम मैटरनल साइड पे देखें, मम्मी के साइड पर देखें, तो ये जो इन दोनों की डॉटर है, इस डॉटर के तो आगे जाकर बेटा हो सकता है ना बच्चों, या नहीं? फीमेल हनी बी एग्स बनाएगी
अगर वो एग किसी मेल के स्पर्म से फ्यूज हुआ तो फीमेल हनी भी बनेगी, और अगर वो एग सीधा डेवलप हो गया तो मेल हनी भी बनेगी। तो इस फीमेल हनी बी से तो मेल फीमेल दोनों बनेंगे ना आगे जाकर, या नहीं बनेंगे? इससे मेल फीमेल दोनों बनेंगे। मेल से तो हमेशा क्या बनेगा? फीमेल ही बनेगी, क्योंकि मेल तब जाके फीमेल बनाता है जब उसका स्पर्म एग के साथ फ्यूजन करता है। इसलिए तुम्हारी एनसीईआरटी में यहाँ ऐसे दिखाया था कि हनी बी में मेल से हमेशा फीमेल बनती है, मेल से फिक्स है फीमेल बनती है, जबकि फीमेल से मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकती है। दोनों कंडीशन दिखानी चाहिए थी इनको। ओके, तो यहाँ इस वाले थ्रू, मतलब अगर ये दोनों पेरेंट्स हैं, है ना, तो इनके हुई बेटी। ओके, इस बेटी के बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, तो यानी इस बेटी के थ्रू ग्रैंडसन होगा, और अगर ग्रैंडसन है, इसका ग्रैंडसन हुआ ना ये, तो ये इसको ग्रैंडफादर कहेगा, है ना। तो नाना दोहिता वाला रिलेशन होगा, दादा पोते वाला नहीं होगा कभी भी, सीधी सी बात है। क्लियर? सही है क्या ये बात? एकदम, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकती, तुम दिमाग लगा लेना। और ओके, तो बस आपको ये लाइन याद रखना कि भाई फादर सन नहीं होता, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन होते हैं। ये हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नीट में आ जाएगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो डू रिमेंबर। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है हाउ दिस, में वापस वर्ड्स की बात कर दी, मतलब कहीं भी ना कुछ भी घुसा देते हैं एनसीईआरटी में। हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चिक्स। ये लाइन वहाँ होनी चाहिए थी ऊपर शुरू में। एक्चुअली क्या था, पुरानी एनसीईआरटी में ना ये 2 पैराग्राफ नहीं थे, दोबारा ऐड हुए हैं, ह्यूमन बीइंग और हनी बी, तो ये लाइन नीचे खिसक गई, जबकि ये लाइन वहीं ZZZW के साथ आनी चाहिए थी। तो इसका सीधे सीधा सा आंसर होगा एग डिसाइड करता है चिक्स के सेक्स को। ओके, ZZ या ZW कंडीशन होती है बर्ड्स में, एग्स में Z या W होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि मेल चिक होगा या फीमेल चिक। ये ज़रूर बना लेना, वरना बाद में एकदम खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, भूल जाओगे कि कैसे होता है ये सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, तो ये हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कंप्लीट। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से, आपको बस क्रोमोसोम्स याद रखने हैं। सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हनी बी में देखा, ह्यूमंस में देखा, वो याद रख लेना। X0 का एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, XY का एग्जाम्पल ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एंड ZW का एग्जाम्पल बर्ड्स, हैप्लोडिप्लॉइड का एग्जाम्पल हनी बी। ठीक है, चलिए भाई अब आ जाते हैं, छोटा सा टॉपिक दिया है आपकी एनसीईआरटी में, म्यूटेशंस। कहने को बहुत डिटेल्ड है, पूरा चैप्टर बन सकता है इस पर, हमें तो डिटेल में पढ़ना होता था। अब पुराने ईयर्स के PYQs देखना, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के देखना, कोई डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है। तो NTA आपसे वही पूछेगा जो एनसीईआरटी में है। कुछ 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं एडिशनली बता दूंगी। देखो, पहली बात तो क्या है भाई म्यूटेशन? इस वर्ड से तो तुम वेल नोन हो ही गए होंगे, कई बार मैंने जेनेटिक्स में ये यूज़ कर लिया है। म्यूटेशन का सिंपली मतलब होता है सडन चेंजेस। म्यूटेशंस का मतलब होता है सडन चेंजेस, किसमें? हमारे जीनोम में। अगर कभी भी जीनोम में अचानक से जीन में कोई ऐसा एलील बन जाए जो अब तक उस पॉपुलेशन में नहीं था, एक ऐसा चेंज आ जाए, यूं कह लो, एक ऐसा चेंज आ जाए सीक्वेंस में जो नहीं था उस पॉपुलेशन में, तो उस चेंज को आप कह देते हैं म्यूटेशन। जो प्रिडिक्टेबल है ना कि हाँ भाई यहाँ से ये इनहेरिटेंस होगा, ये ऐसे आएगा, उसको नहीं कहते। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज। अब वो म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकता है, और जनरली आप देखना जो म्यूटेशंस होते हैं ना बच्चों, वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूटेशंस हार्मफुल हैं। ये कैंसर जो होता है वो जीन म्यूटेशंस की वजह से होता है मोस्टली, कुछ और भी वजह होती हैं, ठीक है, जैसे ये स्मोकिंग, गुटखा वगैरह तो होती हैं, वो अलग है। बाकी रेडिएशन से म्यूटेशंस हो गए जीन में, है ना। हम सबकी बॉडी में, आप जब कैंसर को डिटेल में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ में, वहाँ बताऊँगी मैं आपको ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। तो म्यूटेशंस ना ज़्यादातर टाइम हार्मफुल होते हैं, क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से जैसे या तो कैंसर हो जाता है, या जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर, तुम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, वो सब म्यूटेशंस की वजह से हुए हैं बच्चों। अचानक एक जीन की सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया, और वो छोटे से चेंज ने इतना ब्लंडर कर दिया कि पूरी प्रोटीन चेन का स्ट्रक्चर ही बदल गया। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने समझाया था ना कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनाने की, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर डीएनए की इस इंफॉर्मेशन में छोटा सा पॉइंट चेंज भी आया तो आरएनए में गड़बड़ होगी, आरएनए से प्रोटीन चेन में गड़बड़ होगी, और अगर प्रोटीन गड़बड़ बना तो उसकी वजह से बॉडी का कोई ना कोई फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जनरली म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं, बट आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स इतनी कॉमनली थोड़ी ना मिलते हैं। हर जगह आसपास आपने कभी ये देखा है सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट, फिनाइलकीटोन्यूरिया का पेशेंट? नहीं, क्योंकि जनरली जो म्यूटेशंस हैं
जो डिसऑर्डर्स हैं वो रेसेसिव एलील वाले होते हैं। कुछ डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी हैं बट जनरली रेसेसिव होते हैं, तो ये तब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे आगे कि कैसे इनका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो म्यूटेशन से जो मॉडिफाइड होते हैं ना एलील्स बच्चों, वो जनरली रेसेसिव एलील्स होते हैं। वो तब तक खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक उनके साथ एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, क्योंकि डोमिनेंट उसको दबा के रखेगा। अगर रेसेसिव एलील साथ में आ गए, दोनों म्यूटेंट एलील हैं, तो फिर उस बच्चे में वो डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स आपको दिखेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन आप उसी को कहते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज। अगर डीएनए सीक्वेंस बदली है तो जीनोटाइप भी बदलेगा, और जीनोटाइप बदला है तो फिनोटाइप भी बदलेगा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आपको अगर ध्यान हो तो 10th क्लास में आप पढ़ते थे, टॉपिक था कि वेरिएशंस में कैरेक्टर्स में एक्वायर्ड और जेनेटिक कैरेक्टर्स, है ना। तो अगर मान लो हमारी बॉडी की किसी नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हुआ है बच्चों, हाथ की किसी सेल में, पैर की किसी सेल में, कोई भी सोमैटिक पार्ट में, क्या वो अगली जनरेशन में जाएगा? ये सब गैमीट्स बनाते हैं क्या? गैमीट्स तो बनाती हैं जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, oogonia। अगर कोई म्यूटेशन उनमें हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, oogonia में, तो वो अगली जनरेशन में जाएगा, तो ही वो ट्रांसमिट होगा। तो जनरली म्यूटेशंस वर्ड हम मतलब एक तरह से जो जर्म सेल्स में होने वाले म्यूटेशंस है ना, वही पॉपुलेशन में हमेशा के लिए रहते हैं और एक से दूसरी जनरेशन में जाते रहते हैं। बाकी जो हमारी सोमैटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो वो उस सेल की डेथ के साथ खत्म हो जाता है, जनरली उस ऑर्गेनिज्म के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। सो इन एडिशन, तो म्यूटेशन, जैसे अभी तक तो हम कह रहे थे कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब एक और सोर्स मिल गया हमको वेरिएशंस का, म्यूटेशन। ठीक है, सो यहाँ लिखा है म्यूटेशन इज अनदर सोर्स दैट लीड्स टू वेरिएशंस इन डीएनए। पर रिकॉम्बिनेशन से कोई डैमेज नहीं हो रहा था, म्यूटेशन से तो बहुत डैमेजिंग एलील्स बन जाते हैं, डिसऑर्डर करने वाले एलील्स भी जनरेट हो जाते हैं। पर ध्यान रखना, एक और बात बता देती हूँ यहाँ पे मैं तुम्हें कि कभी कभी म्यूटेशंस यूजफुल भी होते हैं। ह्यूमंस में तो ऐसा कोई यूजफुल म्यूटेशन का एग्जांपल मुझे नहीं पता, लेकिन प्लांट्स में बच्चों, अब आपके स्ट्रैटेजीज चैप्टर हट गया ना, वहाँ पर एक टेक्निक आती है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। प्लांट्स में म्यूटेशंस कराए जाते हैं, प्लांट सेल्स को, एम्ब्रियो को, सीड्स को रखकर उनको म्यूटेशंस, उनमें रेडिएशंस दिए जाते हैं जिससे उनमें म्यूटेशंस हों, और कुछ ऐसे अच्छे एलील्स वहाँ पर जनरेट हुए हैं जिससे प्लांट्स का यील्ड बढ़ जाता है, कोई डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो कुछ केसेस में म्यूटेशंस अच्छे भी होते हैं, ज़्यादातर वो केसेस प्लांट्स में, इसलिए प्लांट्स में म्यूटेशंस को ब्रीडिंग के दौरान म्यूटेशनल ब्रीडिंग में यूज़ भी किया जाता है। बट ह्यूमंस में जनरली म्यूटेशंस आर हार्मफुल एंड रेसेसिव। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है बट आप लिख लो। म्यूटेशंस को डिस्कवर किया था ह्यूगो डी व्रीज ने, सबसे पहले म्यूटेशंस को नोटिस किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। वो एक प्लांट पर अपनी कोई स्टडीज कर रहे थे, उस प्लांट का नाम भी लिख लो, उस प्लांट का नाम है बच्चों इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज, इसका साइंटिफिक नेम भी बड़ा टिपिकल सा है, इनोथेरा लेमार्कियाना। पहले हमारे बहुत आता था ये क्वेश्चन, अब तो है नहीं एनसीईआरटी में, इनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, तो ये इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे वो कुछ स्टडी कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने देखा कि भाई कुछ फ्लावर कलर या कुछ पैटर्न स्टडी कर रहे थे, तो अचानक एक ऐसा ट्रेट उनको मिला जो पहले किसी भी जनरेशन में नहीं था, कई जनरेशन्स तक। तो उन्होंने कहा ये कैसे आ गया, अपने आप अचानक कहाँ से प्रकट हो गया ये। तो उन्होंने स्टडीज़ की, पता लगाया और भी रिसर्चेस की, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है कि पहले किसी भी प्रीवियस एंसेस्टर में ऐसा कोई ट्रेट नहीं था, फिनोटाइप नहीं था, अचानक इसमें ये फिनोटाइप आ गया है। और उन्होंने इस तरह के सडन चेंजेस को नाम दे दिया म्यूटेशन। तो अगर हम म्यूटेशंस को डिफाइन करें तो म्यूटेशंस क्या हैं बच्चों? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन जीनोम। ठीक है, हमेशा सडन यानी रैंडम भी आ सकता है, लिखा हुआ रैंडम होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या पता कब क्या हो जाए। ठीक है, और हमें तभी पता चलेगा म्यूटेशन की जब वो जर्म सेल में हुआ है, तो इनहेरिटेबल होंगे। ठीक है, देन इसमें क्या लिखा है, एज यू विल लर्न। अच्छा, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना हम, तब म्यूटेशन थोड़े और अच्छे से समझ में आते हैं हमको। वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम
वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म। अभी जाने दो, आप तो ये देखो कि अब ये जो म्यूटेशंस है ना, इस पर चलो मैं बाद में आती हूँ, पहले आप ये देखो, एक चार्ट बनाया मैंने। म्यूटेशन दो तरह के होते हैं बच्चों। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोजोम? ये मत बोलना मैम अब नहीं पता, पता है ना। क्रोमोजोम पे ऊपर कई सारे जीन होते हैं। तो अगर किसी एक जीन में म्यूटेशन हुआ है, हाइट डिसाइड करने वाला, आई कलर डिसाइड करने वाला, कोई भी एक जीन में कोई चेंज आ गया, तो उसे बोल दो जीन म्यूटेशन। लेकिन अगर पूरे के पूरे क्रोमोजोम में ही चेंज आ गया है, मान लो क्रोमोजोम का एक बड़ा सेगमेंट टूट के अलग हो गया, कोई सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया, बहुत तरह के होता है अलग अलग, कोई नया सेगमेंट, एक क्रोमोजोम का एक सेगमेंट टूटकर दूसरे पे आके जुड़ गया, तो इस क्रोमोजोम के भी कई जीन्स अफेक्ट हुए और जिस पर आकर जुड़ा उसके भी कई जीन्स अफेक्ट हुए। तो इस तरह के म्यूटेशंस को बोलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशंस। ये कंपैरेटिवली रेयर हैं, ये थोड़े कॉमन है अगर इन दोनों को कंपेयर करें। वैसे तो म्यूटेशंस ही रेयर हैं, पर अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो जीन म्यूटेशंस वाले डिसऑर्डर तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस वाले डिसऑर्डर बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या कहा मैंने? सिंगल जीन में हुआ है। अब सिंगल जीन में जब म्यूटेशन होता है ना, तो ये तुम्हें अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा कि दो तरह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। थोड़ा सा समझा देती हूँ उसका क्या मतलब है। कि अगर मान लो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ ना क्रोमोजोम को कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। मैं एक क्रोमोजोम की बात कर लेती हूँ कि अगर ये क्रोमोजोम है, ऐसे भी तो बनाते हैं हम इसको, इसी पर डीएनए होता है। ठीक है, सपोज करो ये डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कोई एक काम करेगी, इसको मैं एक जीन मान रही हूँ। तो डीएनए की सीक्वेंस तुम सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में। डीएनए पर ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं, मैंने इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बना दिया है, इनमें ऐसे बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस आमने सामने जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है बच्चों, अगर मान लो यहाँ पर जहाँ पर जी होना चाहिए था उसकी जगह गलती से सी आ गया, या उसकी जगह गलती से टी आ गया। ठीक है, तो जी के सामने सी है तो टी के सामने भी ए हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट चेंज हो गया ना, जिस जगह पर जी सी होना चाहिए था उस जगह पर टी ए आ गया। ठीक है, या अगर ये जी सी की जगह सी जी भी हो गया ना बच्चों, तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। ए टी हो गया तो भी दिक्कत वाली बात है। मतलब जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है, अगर पॉइंट इतने से एक छोटे से नाइट्रोजनस बेस पर चेंज हुआ है, एक जीन में ऐसे 1000 बेस पेयर होते हैं कम से कम, अलग अलग नंबर होता है, 1000, 3000, 2000, जो भी अलग अलग नंबर होता है, बट हज़ारों बेस पेयर हैं, उसमें से एक बेस पेयर में चेंज आ भी गया तो हमें लगेगा क्या बड़ी बात है भाई, बिल्कुल है। यही पर इसी को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर कोई एक बेस पेयर, इनको बेस पेयर बोलते हैं, दोनों बेस हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर भी सब्सटीट्यूट हो जाए किसी दूसरे से तो उसका इम्पैक्ट आगे आरएनए में होता है, उसका इम्पैक्ट आगे प्रोटीन चेन में तुम्हें दिख जाता है। ओके, तो उसे तो बोलते हैं बच्चों पॉइंट म्यूटेशन। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आप पढ़ोगे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सब पॉइंट म्यूटेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एंड कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर क्या हुआ समझना कि यहाँ पर ना ये जो सीक्वेंस थी, जो भी थी ए टी सी जी कुछ भी वॉटएवर, इसके सामने भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो नहीं बता रही मैं तुम्हें। मान लो अब की बार सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर ए टी और सी के बीच में एक ए आके जुड़ गया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर होगा ना टी ए जी, अगर यहाँ ए जुड़ा है तो यहाँ भी डेफिनेटली टी आएगा, पूरे में ही चेंज होता है। ठीक है, तो एक नया बेस पेयर आके जुड़ गया, तो आप उसके जुड़ने से आगे की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। आप सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर क्योंकि यहाँ दिया है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ कि अगर एक कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड हो जाए या पुराना वाला डिलीट हो जाए तो भी बच्चों ये पूरी चेन में गड़बड़ हो जाती है, आरएनए में गड़बड़ हो जाती है और प्रोटीन चेन में भी गड़बड़ हो जाती है। पर अगर इंसर्शन या डिलीशन की वजह से चेंज आता है तो आगे का रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, और इस टाइप के म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत अच्छे से डिटेल में हम दोनों म्यूटेशन दोबारा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इस चैप्टर में बार बार ये टर्म आएगी अभी आगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, इसलिए बताना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगर एक ही जीन में म्यूटेशन हो रहा है, बट या तो सब्सटीट्यूशन की वजह से हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन, और अगर इंसर्शन या डिलीशन की वजह से हो रहा है तो रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे प्यूरिन पायरिमिडीन क्या होती है, तो वहाँ आप देखोगे अगर प्यूरिन से रिप्लेस हो
या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो, तो ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को बोलते हैं ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में रिप्लेस हों तो फिर उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, पुराने पीवाईक्यूज में ये टर्म मिले तो बस याद रखना है। अगर प्यूरिन प्यूरिन से, पायरिमिडीन पायरिमिडीन से तो ट्रांजिशन, अगर प्यूरिन पायरिमिडीन से तो ट्रांसवर्जन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया देखो, प्यूरिन्स होती है ए और जी, पायरिमिडीन्स होते हैं सी और टी डीएनए में, ठीक है। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस कर रही है ट्रांजिशन, पायरिमिडीन पायरिमिडीन को कर रहा है ट्रांजिशन। लेकिन प्यूरिन किसी भी पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रही है तो ये सारे केसेस किसके हैं? ट्रांसवर्जन, ठीक है, क्लियर। आपको अलग अलग याद नहीं करना, आपको तो बस कॉमन एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। जब हम पढ़ेंगे इसको अलग से, वहाँ दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कोई एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में नहीं दिए हैं, चाहो तो याद रख लेना। टे सेक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें टे सेक डिजीज याद रख सकते हो तुम। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको कहेंगे? जब अभी तक तो एक ही जीन में चेंज आया था, अभी जो मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया था ना, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस क्रोमोसोम में यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ कट के अलग हो गई, या इसके ऊपर आकर एक नया ऐड हो गया, तो इस एक लेंथ में पता नहीं कितने जीन है बच्चों, सब पे इम्पैक्ट आ जाएगा और उसकी वजह से कोई सिंड्रोम टाइप डिसऑर्डर आपको मिलेगा जिनको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या क्रोमोसोमल एब्रेशंस। कैंसर इसी का एक एग्जाम्पल है। और जो तुम अभी आगे इसी चैप्टर में वो पढ़ोगे ना, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स जो हैं वो भी एक तरीके के क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ही हैं। कैसे, वो हम सीखेंगे आगे, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये मैंने दो एडिशनल चीज़ें लिखी हैं, ये तुम्हें बहुत कॉमनली मिल जाएगा। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ये हमारा एक ह्यूमन्स में एक 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, उसकी शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है, उसकी वजह से होता है। इसमें जब बच्चा रोता है तो ऐसा लगता है बिल्ली जब रोती है उसके जैसी आवाज़ होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्राइडू-चैट, कैट की तरह रोने वाला, ठीक है। और एक है ना क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में, ये जस्ट मुझे अब तो नहीं पूछेंगे, पहले पूछते थे, तो मैंने कोई 15 सालों में भी नहीं देखा ये वाला क्वेश्चन कोई आया हो, लास्ट 15 ईयर्स में भी, कि एक है ना हमारे ह्यूमन्स में 9 और 22 नंबर का क्रोमोसोम होता है बच्चों। इनमें क्या होता है आपस में देखना ज़रा, 22 नंबर के क्रोमोसोम से एक पार्ट कट के अलग होता है, सॉरी उल्टा, हाँ यस, 9th नंबर के क्रोमोसोम से भी एक पार्ट अलग होता है, 22 के बीच में से अलग होता है, और दोनों एक दूसरे की जगह चले जाते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इस तरह के म्यूटेशंस को, ठीक है। जब दोनों के बीच में पार्ट का एक्सचेंज हो जाए, तो अगर इस तरह का म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा 9th और 22 क्रोमोसोम के बीच में हुआ था, और ये फिलाडेल्फिया में सबसे पहले खोजा गया था, पता चला था इसके बारे में, इसलिए इसका नाम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इससे भी एक तरह का कैंसर होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, बट तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है। इतनी डिटेल में मत जाओ, जेनेटिक्स से घबरा जाओगे, बता रही हूँ मैं। मुझे मतलब ना करते करते भी ना मुझे इसलिए डालनी पड़ती है चीज़ें कि कुछ बच्चे फिर भी पूछ ही लेते हैं कि नहीं मैम हमें तो बताओ ये क्या होता है, बट अगेन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, फायदे में रखोगे, ठीक है। तो बस ये चार्ट मैंने बना दिया है, तुमको म्यूटेशंस के बारे में समझ आ जाए कि म्यूटेशन में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोमल, जीन है नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंजेस हुए हैं तो जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब ऐसे तो डिटेल में पढ़ने के लिए तो क्रोमोसोमल के भी टाइप्स हैं, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, बट आप देखना पीवाईक्यूज में कोई क्वेश्चन अब इनसे नहीं पूछे जाते। तो अगेन हम हमारी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम since genes are known to be located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities or aberrations. Chromosomal mutations या aberrations are commonly observed in cancer cells. तो chromosomal का एग्जाम्पल तो हो गया कैंसर। जीन म्यूटेशन में ये दे रखा, जीन म्यूटेशन के बारे में भी है। म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। उन्होंने सारे जीन म्यूटेशन नहीं बताए, जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन बताया जहाँ पे सिंगल बेस पेयर में प्रॉब्लम आती है, बताया था मैंने, सब्सटीट्यूट हो जाता है वो। अ क्लासिकल एग्जाम्पल एज इट इज लाइन आई हुई है नीट में इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये देखो हाँ आ गया ना, आगे लिखा हुआ कि डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर अगर होता है तो उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसे जरा सी लाइनें लिखकर एनसीईआरटी डाल देती है, अब तुम अपने आप सोचते रहो कि वो क्या है, तो डिटेल में नहीं जाना,
थोड़ी बहुत डिटेल हम पॉइंट म्यूटेशन की तो सिकल सेल एनीमिया में सीखेंगे और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। Mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि म्यूटेशन होते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, उन्हें कहते हैं बच्चों म्यूटाजेंस, और वो केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं और फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स जैसे कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डाइज कलर वाली इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ कपड़ों वगैरह की रंगाई होती है, तो कुछ कलर इतने हार्मफुल होते हैं, डाइज इतने हार्मफुल होते हैं बच्चों कि अगर उनके हाथ हमेशा उन डाइज में डूबे रहेंगे ना तो वो डाइज लगातार उनकी सेल्स के कांटेक्ट में रहेंगे और उससे भी उनमें कैंसर हो सकता है। कुछ केमिकल्स भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। कैंसर भाई म्यूटेशन, कैंसर ही तो म्यूटेशन, कैंसर एक तरह का म्यूटेशन ही तो है, ओके। तो फिजिकल म्यूटाजेंस भी होते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस भी होते हैं। केमिकल तो बता ही दिया, फिजिकल में रेडिएशंस आ गए तुम्हारे, हीट हो गया लगातार, अगर हीट के कांटेक्ट में से कश्मीरी लोग ना यहाँ पे सर्दियों वो मतलब वहाँ तो हमेशा सर्दी होती है, ठंड से बचने के लिए डांगरी एक बोलते हैं उसको, डांगरी या कांगरी कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक गरम उसका कोयले भर के या कुछ गर्म चीज़ को मटके में कुछ एक पॉट में भर के ना यहाँ अपने से बांध लेते हैं, पेट पे बांधे रखते थे जिससे उनको बॉडी में गर्माहट रहे, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पर स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है। तो दीज अब अभी भी है या ट्रेंड वो खत्म हो गया, आई डोंट नो। तो दीज आर रेफर्ड एज म्यूटाजेंस। हीट भी अगर लगातार कोई हीट के कांटेक्ट में रहेगा, टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहेगा तो वो भी एक म्यूटाजन है, ठीक है। यूवी रेडिएशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने शायद कल के सेशन में बताया था पॉलीजेनिक में कि स्किन को मेलानिन यूवी से बचाता है। यूवी रेडिएशंस भी एक तरीके की म्यूटाजेंस हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना दिया है बच्चों, इसके साइड में तुम बना लेना कि म्यूटाजन दो तरह के हैं, केमिकल, फिजिकल। फिजिकल में टेम्परेचर, रेडिएशन। रेडिएशन में यूवी रेज तो नॉन आयनाइजिंग है, पर जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरे, अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिव रेज, इनके भी अगर बार बार एक्सपोजर में आएगा पर्सन तो उसमें भी म्यूटेशंस और फिर कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम कहो यार हम तो कभी एक्सरे ही नहीं करवाएंगे, ऐसे एक दो बार एक्सरे कराने से नहीं होता। जो पर्सन वहाँ पे बैठ के बार बार एक्सरे कर रहा है उस वो आपने कभी देखा है जब एक्सरे जहाँ पे हम करवाते हैं तो पर्सन जनरली रेडी ऐसी जगह बैठता है, रूम से बाहर जाके स्विच वगैरह दबाता है जिससे वो रेडिएशन के एक्सपोजर में ना आए। वैसे उनको जैकेट्स वगैरह दी जाती है, उनसे कवर रहना होता है, क्योंकि अगर बार बार वो खुद रेडिएशंस के एक्सपोजर में आएगा जो कर रहा है तो उसको भी म्यूटेशंस, कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये मत समझना कि म्यूटेशन हमेशा कैंसर करेगा। म्यूटेशन से मोस्टली क्रोमोसोमल म्यूटेशन से होता है कैंसर, बाकी म्यूटेशन से दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन द टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, जो आज हमने पढ़ा उसे आज के आज ही आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस करने हैं। इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, गुड बाय।